हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सबके कल 21 मार्च को हिंदी विषय का पेपर होने वाला है। तो उसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर हमें हिंदी विषय के लिए अच्छे से अच्छा पेपर सजेस्ट कीजिए जिसमें से कई सारे प्रश्न हमारी परीक्षा में आ सके। तो उन्हीं रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्लास में हम आपके हिंदी विषय के पेपर को डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर के जैसा होगा। और उम्मीद करता हूं इनमें से कई सारे प्रश्न कल आपको अपनी परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और वो भी परीक्षा को अच्छे से कर सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2023 की बोर्ड परीक्षा की हिंदी विषय के पेपर की, जो कि कल आपका होने वाला है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये आपके सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। सबसे जरूरी ये है 4 नंबर का कि जिन प्रश्नों के अंदर आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं। जैसे कोई प्रश्न संख्या 1 है और उसके अंदर 4 प्रश्न है, ए, बी, सी और डी। प्रश्न संख्या 1 के अंदर समझ लीजिए ये 4 प्रश्न है, तो इन चारों के जवाब आपको एक जगह एक साथ लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पेज पे पहला प्रश्न कर लिया, कहीं दूसरा प्रश्न लास्ट में कर लिया। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। तो अगर किसी प्रश्न के अंदर जैसे आपका पैसेज है, 1 नंबर पे पैसेज है, उसके अंदर समझ लीजिए 1 से लेकर 5 तक प्रश्न है, तो इन पांचों के जवाब आपको एक ही जगह लिखने हैं, है ना, अलग अलग नहीं लिखने हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न का जवाब पहले पेज पे लिख लिया, दूसरे का किसी और जगह लिख लिया, तो वो गलत माना जाएगा। जिन प्रश्नों के अंदर आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जो प्रश्न छोटे छोटे हैं उनके उत्तर भी आपको बताते जाऊंगा ताकि आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो जो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है वो है आपका अपठित गद्यांश। इस अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको क्या करना है, पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो देखें, मैं एक बार पढ़ के सुनाऊ देता हूं। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से ही होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा शयाध्य नहीं प्रतीत होता। आत्मरक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न डकैती आदि कर्मों का साहस कभी भी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में बहुत थोड़ी सी होती है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा जिसमें साहस का पूरा युग रहता है। पर क्रम मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद देखा जाता है यह भी उत्साह ही कहा जाता है। सब कर्मों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुबीते इत्यादि का त्याग सब में करना पड़ता है और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या 10-5 कदम चलना ही पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाए या थोड़ा हंस भी दे तो हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि के प्रबंध में प्रसन्न मुख इधर उधर जाते आते दिखाई देंगे। प्रयत्न और क्रम संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। तो ये पूरा एक अपठित गद्यांश है। अब इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के काम करने से उत्साह सुंदर प्रतीत होता है? तो इसका सही जवाब होगा कर्तव्य। दूसरा, क्रम संपादन में देखा गया तत्परतापूर्ण आनंद क्या कहलाता है? तो कार्य के संपादन में तत्परतापूर्ण जो आनंद है वो कहलाता है आपका उत्साह। किसी मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़ना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका, किसी मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़ना आपका उत्साह कहलाता है। अगला है गद्यांश का उचित शीर्षक। तो गद्यांश का जो उचित टाइटल है वो क्या हो सकता है? उत्साह का स्वरूप। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किन लोगों के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं? तो अत्याचारियों और डाकुओं की। तो ये था आपका पहला अपठित गद्यांश। आगे बढ़ते हैं, अपठित काव्यांश। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का आपको क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। तो अपठित काव्यांश है, यहां से लेकर युग बदला अब हम भी बदले अपने जीर्ण विचार, बहुत हुआ अब और न होगा पशुता का विस्तार, ऊंच नीच और जाति पाती है मानव का अपमान, मानव है तो हर मानव को समझे एक समान, फूल सुल दोनों का जैसे सहती शाखा भार,
वैसे ही धरती पर सबको जीने का अधिकार। युग बदला अब हम भी बदले अपने जीर्ण विचार, मानव है यदि तो कर ले मानवता के काम, मान होकर करे न अब हम मानवता बदनाम, क्रूर काल के चक्रव्यूह में समझे जीवन सार, मानव जीवन यही नहीं मिला करता है बारंबार, युग बदला अब हम भी बदले अपने जीर्ण विचार। तो ये पूरा एक अपठित काव्यांश है, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, कवि पाठक को क्या बदलने की प्रेरणा दे रहा है? तो कवि पाठक को अपने जीर्ण विचार को बदलने की प्रेरणा दे रहा है। मानव का अपमान करना क्या है? तो वो है ऊंच नीच। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, धरती पर सबको जीने का अधिकार है, इसके संबंध में कवि ने किसका उदाहरण दिया है? तो वो दिया है फूल और सूल का, कि जिस प्रकार एक शाखा पर फूल और सूल यानी कांटा दोनों लगे होते हैं, उसी तरह धरती पर भी सबको जीवन जीने का अधिकार है। किससे मानवता बदनाम हो जाती है? तो किसकी वजह से? तो मानवता का काम न करने से मानवता बदनाम हो जाती है। मानव को जीवन कितनी बार मिला है? तो एक बार मिला है। अगला, पाठ मैं क्यों लिखता हूं, मैं अज्ञा जीने मोक्ष पाने का एकमात्र साधन क्या बताया है? यहां तक 10 तक आपके काव्यांश पर आधारित प्रश्न थे, 11-12 आपके चैप्टर के हैं। तो इसका सही जवाब है लिखना। जॉर्ज पंचम के नाक पाठ के लेखक कौन है? वो है कमलेश्वर। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। साधारण जातिवाचक संख्याएं कैसी होती है? तो साधारण जो जातिवाचक संख्या है वो एक वचन और बहुवचन दोनों के अंदर प्रयुक्त होती है। जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला, नमन खाली जगह चालाक है, इसमें प्रविशेषण कौन सा है वो बताना है। तो प्रविशेषण का उपयोग करना है तो बहुत, जो नमन है वो बहुत चालाक है। प्रधानाचार्य खाली जगह दूध का दूध पानी का पानी हो गया, इसमें अवयव शब्द का उपयोग करना है तो प्रधानाचार्य के सामने। अगला, अनेक शब्द में खाली जगह उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? अन। सावधानी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। ठीक है, अगला, स्वर संधि की परिभाषा। आप सब जानते हैं स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? तो दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। जैसे भाव धन अर्थ क्या हो जाएगा? भावार्थ। अगला, समास के प्रकार। कितने प्रकार हैं? समास के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। अगला, मन में ही रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है इच्छा पूरी न होना। मन में ही रहने का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी न होना। अगला, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग। तो इसका वाक्योक्ति प्रयोग है कि बीती बातों में उलझे रहना कोई बुद्धिमानी जैसे नहीं है, अब अपने भविष्य को सुधारो। कहा भी क्या है? जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, कि जो हमें नहीं मिला है उसको भूल करके हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अगला, स्वयं प्रकाश का जन्म कब और कहां हुआ? तो स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 के अंदर इंदौर में हुआ था। अगला, सवैया कविता में चंद्रमा को किसका प्रतिबिंब बताया गया है? तो इसमें चंद्रमा को राधिका के मुख का प्रतिबिंब बताया गया है। सूरदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम? सूरसागर और साहित्य लहरी। सूरसागर और साहित्य लहरी। साधु की सारी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले से क्या आशय है? तो साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने का मतलब है कि साधुओं जैसा जीवन जीना और उन्हीं के जैसा व्यवहार करना। ठीक है, अगला, लेखक ने खीरे की फांकों के कारण नवाब साहब के जबड़ों को स्फुरित होते देखकर क्या सोचा? लेखक ने खीरे की फांकों के कारण नवाब साहब के जो जबड़े हैं उनको स्फुरित होकर देखकर क्या सोचा? तो उन्होंने सोचा कि उनका जो मुख है वो खीरे के स्वाद या स्वाद की कल्पना से क्या हो गया है? भर गया है। लेखक ने क्या सोचा कि जो नवाब साहब हैं उनका जो मुंह है या जो जबड़े हैं वो खीरे के स्वाद के कारण क्या हो गए हैं? कल्पना से भर गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगतकार के आधार पर बताएं अंतरा किसे कहते हैं? अंतरा किसे कहते हैं? तो स्थाई को छोड़कर गीत का जो चरण होता है उसको बोलते हैं अंतरा। स्थाई को छोड़कर गीत के चरण को बोलते हैं अंतरा। एक गीत में 2 या 2 से अधिक अंतरे हो सकते हैं। अगला, भारत सरकार के अधिकारियों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगवाने का शीघ्रातिशीघ्र निर्णय क्यों लिया? तो इसके पीछे वजह क्या थी कि जो रानी एलिजाबेथ थी वो भारत दौरे पर थी और रानी एलिजाबेथ अगर जॉर्ज पंचम की नाक अगर टूटी हुई या गायब देखेगी तो वो बुरा मानेगी। और इसी विचार से भारत के जो अधिकारी थे उन्होंने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाग लगवाने का अति शीघ्र निर्णय लेने का कार्य किया था।
मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताएं कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो किसी भी लेखक को लिखने के लिए आर्थिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, प्रसिद्धि पाने की इच्छा और संपादक व प्रकाशक का जो आग्रह है वो ही प्रेरित करता है। ठीक है, ये काम है जो लेखक को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कविता लिखने के लिए। अगला खंड ब, प्रश्न संख्या 4 से 16। माता का अंचल पाठ में बच्चा विपदा के समय पिता के पास न जाकर मां की चरण क्यों लेता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो बालक भोलानाथ है वो विपदा के समय अपने पिताजी के पास न जाके माता की चरण में जाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि मां है वो भावनात्मक रूप से बच्चे के अधिक निकट होती है। बच्चे को मां के आंचल में अधिक स्नेह और सुरक्षा की क्या होती है, अनुभूति होती है। अगला यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। तो हिमालय को देखकर आत्मा तथा आंखें दोनों ही लेखिका की क्या हो जाती है, तृप्त हो जाती है, क्योंकि हिमालय पल पल में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन चादर ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। वह झरनों और फूलों से भरी घाटियां है। कभी कभी वहां बादलों की एक मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादल में दिखाई देता है। और इस प्रकार के नजारे को देखकर लेखिका बिल्कुल गदगद हो उठती है। और इस प्रकार लेखिका ने इस बहुत ही मनमोहक हिमालय के रूपों का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, दुलारी के प्रति टुन्नू का प्यार कैसा था। ठीक है, इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 7, सकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं, इसके 2 वाक्य। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के क्रम पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे लड़कों ने आम खाए और नेताजी ने भाषण दिया। ठीक है, अगला लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है, आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बतानी है। अगला बाल गोविंद भगत की संगीत साधना के समय की पोशाक और पद्धति पर आपको संक्षिप्त प्रकाश डालना है। प्रश्न संख्या 10 है, संगीतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से अधिक ऊंचा क्यों नहीं उठाता है। प्रश्न संख्या 11, भोली आत्मकथा के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। प्रश्न संख्या 12, हवलदार साहब मूर्ति पर सरकंडे का सचमा देखकर भावुक क्यों हो गए। अगला नवाब साहब के द्वारा खीरे के रसास्वादन की विधि को अपने शब्दों में लिखिए और स्पष्ट कीजिए कि खीरे की विधिवत तैयार की गई फांकों को सूखकर बाहर फेंक देना कहां तक उचित था। अगला प्रश्न, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका मनु भंडारी को नए सिरे से अपने वजूद का एहसास कब और कैसे हुआ। प्रश्न संख्या 15, कवि देव का जीवन परिचय और कर्तृत्व संक्षेप में लिखना है। प्रश्न संख्या 16, सर्वेश्वर द्वाल सक्सेना का जीवन परिचय और अपने उसके कर्तृत्व संक्षेप के अंदर लिखने हैं। ठीक है, खंड स, आपको पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, यहां फादर से लेकर आपके यहां महसूस करता हूं यहां तक आपके सामने एक पठित गद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा में भी एक पठित गद्यांश दिया गया है, इसके आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहले आपको प्रसंग लिखना है और उसके बाद आपको क्या करनी है, इसकी व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न संख्या 18, पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। धन्य तुम से लेकर यहां तक आपके सामने एक पठित पद्यांश दिया हुआ है, इसके आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा में है, मां ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, इससे लेकर दिखाई मत देना, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, उत्साह अट नहीं रही है, कविता के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता लिखनी है। उत्साह अट नहीं रहा है, कविता के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता। अथवा में है, छाया मत छूना कविता के शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृत के नाटकों में स्त्री पात्रों द्वारा संस्कृत न बोलना उनकी अनपढ़ता का प्रमाण है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। अथवा में है, संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि हमें सभ्यता किनसे मिली हो और किस तरह मिली है। खंड द, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विज्ञान के लाभ और हानियां, मेरा देश भारत, राष्ट्र की समृद्धि में गाय का योगदान और इंटरनेट वरदान या अभिशाप। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मानकर प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए निवेदन करते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है, अथवा में छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को एक पत्र रूप लिखकर प्रातः काल नियमित रूप से योग और प्राणायाम का
अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है। 23वां प्रश्न है, स्कूल के हल्के और मजबूत वस्तुओं की कंपनी के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। अथवा में किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रतियोगी और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी विषय का पेपर। उम्मीद करता हूं इसमें जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं वो सब आपकी होने वाली कल बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।